हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। तो फिर से स्वागत है आप सभी का हीट लेक्चर नंबर 2 यानी कि ऊष्मा का बेटा दूसरा भाग पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आज हम ऊष्मा में समझेंगे कि किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ऊष्मा कैसे जाती है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग आपके घर से स्कूल तक जाते हो, है ना, या स्कूल से घर तक आते हो। वैसे ही ऊष्मा भी अपनी जगह को छोड़ करके जाती आती रहती है। तो भाई कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, इसके बारे में हम पूरी क्लास में आज जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं हूँ सुभद्रा माधनकर और बच्चों आप लोगों को पढ़ाती हूँ आपका फेवरेट था सब्जेक्ट विज्ञान। इसमें हम आज जानेंगे कि किसी भी जगह पर ऊष्मा कैसे पहुंच जाती है। इसकी अलग अलग विधियां होती है, ये विधियां क्या है और किस प्रकार से परफॉर्म होती है, इनके बारे में बहुत सारा हम लोग जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सभी बच्चों का स्वागत है फिर से ऊष्मा के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जानने की कि ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है और बेटा इसकी अलग अलग विधियां क्या क्या है। ऊष्मा स्थानांतरण का मतलब होता है कि ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है या ऊष्मा किसी भी वस्तु से हो करके जाती है। या आप कभी सोचते होंगे कि सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है वो आप तक कैसे पहुंच जाती है, या आपने कभी ये भी सोचा होगा कि भाई मुझे एक बात बताओ कि जो हम पतीले या आपके जो भी बर्तन गैस चूल्हे पर रखते हो तो उसे आप छूने पर गर्म क्यों महसूस करते हो, है ना। ये सब सोचने की बात है कि आप लोगों के पतीले, आप लोगों के बर्तन अगर वह किसी भी प्रकार से जलती हुई आग के संपर्क में आते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको पूरे के पूरे बर्तन में गर्माहट महसूस होती है। और गलती से अगर आपने हाथ लगा दिया तो आप बोलते हो चटका लग गया। तो वो चटका कैसे लगता है, चलो आज हम जानते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण बच्चों बेसिकली आपकी ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या पहुंचना होता है। अब वो किस प्रकार से होता है आइए इसे जानते हैं। इसके लिए 3 प्रमुख विधियां होती है। पहली चालन, दूसरी संवहन और तीसरी विकिरण। तो आओ बच्चों हम लोग जानते हैं चालन, संवहन और विकिरण के बारे में कि भाई ये तीनों विधियां क्या क्या होती है। नाम से स्पष्ट होगा चालन के बारे में थोड़ा बहुत कि चालन क्या होता है। चलो देखते हैं बच्चों। तो चालन के बारे में आपको बताओ तो ये वो विधि होती है जो सिर्फ और सिर्फ ठोसों में ही पाई जाती है। जैसे ठोस आप लोगों के आकार आकृति वाले, जिनका आकार निश्चित होता है, आकृति निश्चित होती है, जो स्थान घेरते हैं, तो वे होते हैं आप लोगों के ठोस। तो चालन विधि सिर्फ ठोसों में ही संभव होती है। ठीक है, और यह बच्चों किसी भी ठोस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। अब कैसे समझते हैं। तो बेटा इस विधि में ऊष्मा जो है वो हमेशा अधिक ताप वाले सिरे से कम ताप वाले सिरे की ओर तब तक प्रवाहित होते रहती है जब तक कि उस वस्तु के सारे सिरे बराबर तापमान में ना आ जाए। यानी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था कि ऊष्मा तब तक प्रवाहित होते रहती है जब तक कि किसी भी वस्तु के अंदर या दो वस्तुओं के अंदर ऊष्मा का लेवल बराबर ना हो जाए। वैसे ही यहाँ पर चालन विधि में अगर मैं किसी ठोस की बात करूँ, एग्जाम्पल लेते हैं इस रॉड का। आप लोगों को सबको ये रॉड दिखाई दे रही है, ये है बच्चों आप लोगों की लोहे की रॉड। तो ये जो लोहे की रॉड है इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि एक सिरे पर इंसान ने, किसी ने हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरे सिरे पर क्या रखा हुआ है, एक कैंडल जल रहा है। तो भाई ये बच्चों बर्नर बोलते हैं इसको। ये है एक प्रकार का बर्नर जिससे क्या होती है, आग निकलती है। तो हमने क्या किया है, हम लोगों ने एक लोहे की रॉड को एक सिरे पर पकड़ा है, दूसरे सिरे को कहाँ रख दिया हमने, बर्नर की आग के ऊपर। ये क्या है बच्चा, आग के ऊपर आपकी लोहे की छड़। आप अब देखिए जैसे ही बर्नर में जो भी आग थी बच्चा, ये आग इस लोहे के टुकड़े के एक सिरे पर आती है। इस सिरे को नाम दे देते हैं हम लोग सिरा ए और इसे नाम दे देते हैं सिरा बी।
तो आप देखोगे बच्चों कि सिरे ए से सिरे बी में ऊष्मा का प्रवाह कुछ निम्न प्रकार है कि शुरुआत में आपको सिरा ए गर्म लगता है और यह सिरा ठंडा लगता है। लगभग थोड़ी देर बाद, है ना, लगभग थोड़ी देर बाद आप पाओगे कि दोनों ही सिरे बराबर बराबर गर्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? चालन विधि के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण, यानी कि चालन विधि से पूरी की पूरी ऊष्मा बच्चों क्या होती है, इस ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि ए से बी की दिशा में। इसीलिए चालन विधि में ठोसों के एक सिरे से दूसरे सिरे पर ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो यह विधि है चालन। बेटा चालन विधि को आप समझ सकते हो कुछ इस प्रकार से भी, मतलब अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा मेरी बातों पर तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप लोगों को लेना है एक लोहे की रॉड, यहाँ पर क्या है आप लोगों का बर्नर, और मैंने इस लोहे की रॉड को बच्चों स्टैंड पे लगा दिया है, चिपका दिया है। मैंने क्या किया है, मैंने एक स्टैंड पर लोहे की रॉड को रख दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये स्टैंड है और ये रही आप लोगों की लोहे की रॉड। अब यहाँ पे जो भी बेटा मेरा बर्नर था या आग जलाने वाला जो मोमबत्ती था, उसके सीध में मैंने क्या रखा हुआ है, ये लोहे की रॉड है और मैंने लगा दी है 3 जगहों पर अलग अलग थर्मामीटर। मैंने क्या कर दिया है बेटा, तीनों जगहों पर अलग अलग थर्मामीटर लगा दिए हैं। यह सिरा जो है ठंडा है, आप देख सकते हो इसका तापमान सबसे कम है, सबसे कम तापमान है तीनों थर्मोमीटर में। और फिर आप देखिए ये वाले थर्मोमीटर में बेटा, चूंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वाला सिरा ठंडा है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो मोमबत्ती नहीं रखी। मोमबत्ती कहाँ है? मोमबत्ती तो यहाँ रखी हुई है। बर्नर है बेटा ये, है ना, आप लोग उसको बर्नर बोलिए ज़्यादा सही रहेगा। बर्नर जो होता है प्रयोगशाला में आग के लिए, आग को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये है बर्नर, और बर्नर के ऊपर का जो सिरा है बेटा, यहाँ पर जो सिरा होता है वो गर्म है। क्यों? क्योंकि ये आग के सीधे संपर्क में है। तो चूंकि ये आग के सीधे संपर्क में है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोगों ने थर्मोमीटर में देखा, यहाँ पर बच्चों पारा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था। तो ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये सिरा कैसा है बच्चों, गर्म है। तो ये सिरा गर्म है, इसीलिए इसका तापमान सबसे ज्यादा। फिर आप देखिए, चूंकि हीट यानी कि ऊष्मा बच्चों आपके गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी कि आपका इस सिरे से इस सिरे की ओर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। इसीलिए बच्चों आप लोग कह सकते हो कि इस भाग से उस भाग तक के ऊष्मा प्रवाहित होगी। पर कब तक के? जब तक कि ये वाले थर्मामीटर और ये वाले थर्मामीटर, यानी कि ये थर्मोमीटर बच्चों, ये वाला और ये वाला, दोनों का तापमान जब तक के समान नहीं हो जाता तब तक के यहाँ ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो इसे कहते हैं ठोसों में चालन विधि। चालन विधि के लिए बच्चों इसी आधार पर हमारे पास में जो वस्तुएं होती है वो 2 टाइप में बांटी गई है। क्योंकि आपने देखा होगा हर किसी वस्तु में ऊष्मा प्रवाह नहीं हो पाता, जैसे कि लकड़ी, कुर्सी, टेबल, है ना, तो उसमें ऊष्मा का प्रवाह क्यों नहीं होता? चलो चेक करते हैं। तो इस कैटेगरी में तो सबसे पहले आती है चालक वस्तुएं। चालक वस्तुएं ये वे वस्तुएं होती है जिनमें से ऊष्मा प्रवाहित होकर अन्य सिरे पर जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम इत्यादि। आप लोगों ने स्टील देखा है, तांबा देखा है, उन सभी में क्या होता है, आपको ऊष्मा का प्रवाह दिखाई दे देता है। इजीली देख सकते हो आप लोग, कोई पतीले को गैस के ऊपर चढ़ाते हो तो वो पतीला गर्म हो जाता है, यानी कि उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसे भी होती है जिसमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। जैसे कि बच्चों ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, उन्हें कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, रबर इत्यादि। समझते हैं इसको बच्चों? देखिए, जैसे कि आपने कोई पतीला लिखा है तो जो चालक होते हैं, सारे के सारे चालक, वो क्या करेंगे, अगर इस सिरा, ये वाला सिरा है ना, किसके संपर्क में आया बच्चा, ये रही आप लोगों की आग। आपने अगर क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर आप लोगों ने आग लगा दी, तो क्या होगा कि ये आग के संपर्क में है यह हिस्सा, तो यहाँ से ऊष्मा प्रवाहित होकर के यहाँ तक पहुँचेगी और ये आपको गर्म लगेगा। तो इसे कहते हैं बच्चों चालक।
फिर आप लोग देख सकते हो प्लास्टिक, कांच, है ना, आप लोग देख सकते हैं सेरामिक यानी कि चीनी मिट्टी, और भी बच्चों ग्लास वगैरह जो होते हैं, कपड़े होते हैं, कागज होते हैं, ऊन वगैरह, सारी की सारी चीजें कैसी होती है, कुचालक। इनमें से बच्चों उष्मा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें लकड़ी या आप रबर को देख सकते हो, लकड़ी का एक सिरा जलाने पर आपको लकड़ी का दूसरा सिरा कभी भी गर्म नहीं मिलता। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो आप लोगों का जो अगली मेथड है वो होती है संवहन विधि। संवहन विधि में बेसिकली बच्चों जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह सिर्फ या तो द्रवों में होगा या तो गैस में। इसमें क्या होता है आइए समझते हैं। संवहन विधि में बच्चों गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है। ओनली और ओनली मतलब या तो बेटा द्रव में होगा या तो गैस में। ठोसों में इसका स्थानांतरण नहीं हो पाता। ठोसों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव है ही नहीं। इसको जानने के लिए बच्चों आपको क्लास 12th में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ये बहुत डीप लेवल पे है कि संवहन विधि का उपयोग ऊष्मा स्थानांतरण में क्यों नहीं होता। इसको जानने के लिए आप बेटा 11th और 12th की केमिस्ट्री या बेटा भौतिकी दोनों ही पढ़ सकते हो, है ना। तो इसके लिए आप लोग बेटा डाउटनेट के जो अदर चैनल्स है उनको भी सब्सक्राइब कीजिए और जानिए ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो भी हमारे पास में ऊष्मा संचरण है वो सिर्फ द्रवों और गैस में होता है। अब कैसे होता है जानते हैं। तो बेटा इस विधि में द्रव एवं गैस के कण, ध्यान से पढ़िएगा, यह आप लोगों के लिखने के लिए है, मैं आपको इसको समझाती हूँ बच्चों एक डायग्राम के माध्यम से, है ना। तो इस विधि में द्रव और गैस के कण जो भी स्रोत है, स्रोत यानी कि जहाँ से ऊष्मा मिलती है, स्रोत यानी कि जहाँ से आप लोगों को ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, जहाँ से आप लोगों को ऊष्मा प्राप्त हो रही है, जैसे कि आपने अगरबत्ती ले लिया, गैस चूल्हा ले लिया, या बेटा सूरज ले लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है ऊष्मा के स्रोत कहलाते हैं, जहाँ से आपको ऊष्मा प्राप्त होती है। फिर बच्चों ऊष्मा लेकर के हल्के होकर के ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ठीक है, जो भी कण है पहले गर्म हो गए स्रोत से ऊर्जा लेकर के और फिर हल्के होने के कारण वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। और बच्चों फिर जो भी कण है अब गर्म भाग ऊपर उठ जाते हैं और ठंडे भाग की ओर जाते हैं। देन बच्चों अब जो हमारा गर्म हुआ भाग है उसके ऊपर उठ जाने के बाद अब उसका खाली स्थान भरने के लिए ठंडे वाले जो कण हैं वो उसका जगह लेते हैं। इस प्रकार संवहन विधि के द्वारा ऊर्ध्वाधर तापांतरण होने पर ऊष्मा का प्रवाह नीचे की ओर से बच्चों होता है ऊपर की ओर। माध्यम के घनत्व में परिवर्तन करने के कारण या होने के कारण बच्चों संवहन धाराएं बनती है। मतलब संवहन विधि के अंदर ऊष्मा संवहन धाराओं के कारण होता है। चलो इसको समझते हैं बच्चों, इतना थ्योरी पार्ट है, बिना आपको एग्जाम्पल लिए समझ में नहीं आने वाला। चलो एक छोटू सा एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चों संवहन समझना है। सबसे पहले तो एक बात समझिए, मान लीजिए मेरे पास में एक पतीला है। ये क्या है बच्चों? पतीला, बीकर, जो भी लेना आप लोगों को, आपने ले लिया। इसमें मैंने डाल दिया पानी। चलो भाई, तो हमने भर दिया इसको पानी से, ठीक है, वेरी गुड। अब पानी के साथ में मैंने इसमें लगा दी नीचे आग। तो अब बच्चों मैंने गैस चूल्हे के ऊपर क्या करा है, यहाँ पर ढेर सारी आग मैंने नीचे जला दी है। तो अब क्या होगा कि जो भी आग है बच्चों, तो आग के निकलने के कारण, है ना, ये क्या है, आग है। तो अब बच्चों ये आग है यानी कि इसको बोलते हैं ऊष्मा का स्रोत। ठीक है, अब इस स्रोत से ऊष्मा बाहर निकली तो ये बच्चों निचले सिरे के संपर्क में आई, है ना, इस पतीले के निचले सिरे के संपर्क में आई। तो बेटा निचले सिरे के संपर्क में आने के कारण अब यहाँ पे जो भी पानी के कण थे, ये पानी के कण है, मान लीजिए ये पानी के कण है लाल रंग के, वो क्या हुए, गर्म हुए। तो अब ये गर्म हो गए और बच्चों यहाँ पे देखिए, पीछे देखिए क्या लिखा था कि ये ऊष्मा लेकर के हल्के हो गए और फिर ऊपर की ओर उठ जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे पानी ठंडा है। देखिए ध्यान से, किस जगह पर बच्चों, मैं इस जगह की बात कर रही हूँ, यहाँ पर है ठंडा पानी और नीचे की ओर बच्चों जहाँ स्रोत के पास है वहां पानी कौन सा है, गर्म पानी। तो बच्चों अब देखिए, अब ये जो गर्म पानी है वो क्या हुआ, गर्म हुआ।
तो हल्का होगा, यहाँ के कण सारे हल्के हुए और हल्के होकर के ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करते हैं। तो सारे के सारे कण यहाँ से बच्चों अब क्या होगा, ऊपर की ओर गतिमान हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना। ये सारे कण अब ऊपर की ओर उठने लगेंगे। ये सारे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सारे कण हल्के हो चुके हैं। तो गर्म पानी बेटा कैसा होता है, हल्का हुआ, तो हल्का होने के कारण वो ऊपर की ओर उठेगा। हल्की चीज ऊपर पानी में तैरती है, तो ये गर्म पानी भी जाकर के ऊपर तैरने लगेगा। पर बच्चों अब गर्म पानी ऊपर चला गया तो यहाँ तो रिक्त स्थान बन गया, नीचे क्या बन गया, नीचे रिक्त स्थान हो जाएगा। अरे भाई, अगर पानी ऊपर की ओर चला गया तो यहाँ तो खाली रह जाएगा, यहाँ तो जगह में बच्चों कुछ रहेगा ही नहीं। तो फिर क्या होता है, उसी टाइम पे ठंडा वाला जो पानी है ऊपर का, तो ये ठंडे पानी को लगता है अरे यार, मेरे को मेरी जगह ले रहे हैं ये नीचे वाले कण, तो ये ठंडे वाले कण भारी होते हैं। ये ठंडा पानी कैसा होता है, भारी होता है। तो भाई भारी पानी जो है अब वो क्या करेगा, इस गर्म वाले की जगह पर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हल्का है तो ऊपर जा रहा है, तो भारी वाला तो भाई नीचे आएगा। तो भारी वाला जो कण है इस गर्म जगह के या बेटा गर्म पानी की स्थान पर आने लगते हैं, कुछ इस प्रकार से। और फिर बच्चों ये चक्कर, मतलब गर्म पानी हो करके ऊपर उठना और ठंडे कणों का गर्म पानी का जगह लेना, ये चक्र ऐसे ऐसे बार बार चलते रहता है। इसीलिए बच्चों इसमें क्या हुई उत्पन्न, इन्हीं प्रकार की धाराओं को कहते हैं संवहन धाराएं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, इस प्रकार की जो धाराएं होती है, इन धाराओं को कहा जाता है संवहन धाराएं। और इन्हीं से क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। क्लियर? वेरी गुड। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं, है ना। तो सबको ये समझ में आ गया ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको बच्चों एक डायग्राम के रूप में आप उतार सकते हो समझने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, आप इजीली इसको जान सकते हो। एंड फिर बच्चों आप लोगों को बता दूं कि इसके पश्चात यहाँ पर ये आप इजीली देख सकते हैं, हमने यहाँ पर बर्नर से गर्म किया पानी, गर्म पानी ऊपर की ओर, ठंडा पानी नीचे आया, और इस प्रकार से ये संवहन धाराओं के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ होता है, इस सिरे से इस सिरे तक। क्लियर? और ये सिर्फ बच्चों गैस यानी कि गैस और द्रवों में ही संपन्न होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों इसको समझो कुछ इस प्रकार से। तो ये होती है प्रोसेस। यहाँ पे है हमारा बर्नर, या बच्चों आप लोग गैस चूल्हा भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर, ये देखो ये हिस्से में, इस हिस्से में क्या हुआ, पानी गर्म हुआ, और गर्म पानी कैसे जा रहा है, हल्का होकर के ऊपर आ रहा है। देखो यहाँ पे हल्का होकर के पानी ऊपर की ओर आ रहा है। और इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ थोड़ा सा। तो आप लोग लिख सकते हैं ये गर्म पानी हल्का होकर के ऊपर की ओर आता है, और यहाँ का जो भी ठंडा पानी है वो इस गर्म पानी की जगह लेकर के क्या करता है बच्चों, वापस से ऐसे नीचे की ओर आ रहा है। देखो ठंडा पानी नीचे की ओर, जो नीला रंग है वो ठंडे को दर्शाता है, लाल रंग गर्म को। तो ये प्रोसेस होते रहती है किसी भी प्रकार के संवहन विधि में। आपने देखा होगा बच्चों, वायुमंडल का जो गर्म होना होता है वो भी संवहन विधि के द्वारा ही होता है। अब बच्चों आखिरी जो आप लोगों का टॉपिक है वो है विकिरण। तो विकिरण विधि क्या होती है? विकिरण विधि ऐसे जगहों पर होती है जहां कोई भी माध्यम नहीं होता, जैसे कि निर्वात। निर्वात यानी कि वो जगह होती है जिसमें कोई भी कण नहीं होता, कोई माध्यम नहीं, कोई हवा नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम खाली, बिल्कुल खाली। सोचो ऐसी जगह जहाँ पे ना वायु है ना धूल कण है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है, ना पानी की बूंद है ना जलवाष्प है, कुछ भी नहीं है, बस पूरा खाली है, तो उसको बोलते हैं निर्वात। तो बच्चों विकिरण जो है मेथड, यहाँ ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं, माध्यम हो तब भी चलेगा, माध्यम नहीं है तब भी चलेगा। और इस विधि में ऊर्जा तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। ये बात बच्चों आपको जान लेना चाहिए। तरंगे क्या होती है? तरंगे जो होती है ऊर्जा को लेकर के चलती है। तरंग क्या है बेटा? तरंग जो है वो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाती है। तरंग खुद में एक ऊर्जा है। तो बेटा तरंग
जो होती है वह कैसे करती है, ऊर्जा तरंगों के रूप में यह आगे की ओर बढ़ती है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बच्चों कि सूर्य से पृथ्वी तक के जो उष्मा का पहुंचना होता है वह भी आपका विकिरण विधि के द्वारा ही होता है। आप लोग देख सकते हो बेटा, अंतरिक्ष में निर्वात होता है, अंतरिक्ष में कोई भी बच्चों माध्यम नहीं होता, माध्यम यहाँ पर अनुपस्थित है, ठीक है। और बेटा माध्यम की अनुपस्थिति में यहाँ पर जो भी ऊष्मा है वो विकिरण के माध्यम से अर्थ तक यानी कि पृथ्वी तक के जाती है, और इसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश से हमारी पृथ्वी गर्म होती है। और बच्चों आप लोगों ने एक और एग्जाम्पल देखा होगा कि अगर घर में आपके आग जली रहती है, ठंड का टाइम चल रहा है, तो ठंडी के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आग जलती रहती है तो आग के कुछ दूरी पर आपको वो आग का जो भी बच्चों चटका है वो लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ दूरी पर आपको बेटा हल्की सी गर्माहट महसूस होती है? क्योंकि आग से भी बच्चों क्या होती है, रेडिएशन निकलती है, यानी कि हर किसी स्रोत से बच्चों विकिरण के रूप में ऊष्मा निकलते रहती है। मतलब हर गर्म वस्तु से ऊष्मा विकिरण के रूप में बाहर निकलती है। बात याद रखिए बच्चों, नोट पॉइंट है कि हर वस्तु से ऊष्मा किसके रूप में बाहर निकलती है बच्चों? ऊष्मा जो होती है वह विकिरण के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है। इसको मिटा के हम लोग फिर से लिख देते हैं बच्चों ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और इसको लिख दिया मैंने कुछ इस प्रकार से, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो बाहर निकलती है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये होती है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। आप लोगों ने पढ़ा चालन जो कि सिर्फ ठोस और किसमें होती है, सिर्फ ठोसों में होती है। संवहन जो सिर्फ और सिर्फ द्रवों या गैसों में, मतलब इसको आप तरल पदार्थ भी कहते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ तरल पदार्थों में संपन्न होती है। फिर हमने एट द एंड लास्ट में पढ़ा विकिरण। विकिरण के बारे में बच्चों हम कह सकते हैं कि विकिरण वह विधि है जिसमें ऊष्मा को इधर उधर जाने के लिए ना ही बस की ज़रूरत पड़ती है ना ही एरोप्लेन की, मतलब कि कुछ उसको साधन नहीं चाहिए होता है, बस वो जिस भी स्रोत है उससे निकलना शुरू होकर के इधर उधर पूरे वातावरण में फैल जाती है। क्लियर बच्चों? तो सभी को समझ में आया? ओके तो बच्चों ये थी आप लोगों की क्लासेस किसके बारे में? आप लोगों की क्लासेस थी यह ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे आगे स्टडी करने वाले हैं, खास करके विज्ञान में पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों को यह बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है। एक एक बच्चों इसका प्रश्न बनने वाला बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आपको बहुत काम में आएगा। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इसी प्रकार की और भी नॉलेजेबल चीज़ें देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और इस तरीके के बच्चों वीडियोस को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि क्या हो सके, आपके दोस्तों तक के भी वो इन्फॉर्मेशन जा सके जो आप लोगों को पहले नहीं पता थी। और ऐसे ही बच्चों हमारे जो वीडियोस है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया या कुछ सजेशन है या आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।